देखो 28 नंबर तक का क्वेश्चन हुआ था ना। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर तुमसे कोई पूछे, मैं पहले एक केस का नाम बता देती हूँ। कुछ कुछ केस है जहाँ जो पढ़ना तुमको इम्पोर्टेंट, थोड़ा माइंड में रख लेना इम्पोर्टेंट है। जैसे केशवानंदा भारती केस। क्या केशवानंदा भारती केस में क्या हुआ था कि उस केस में बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये खास बात है केशवानंदा भारती केस में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पता है क्या पूछ रहा? क्वेश्चन पूछ रहा कि कौन ऐसा केस है जहां पर ये बोला गया कि देख लो जुडिशियल रिव्यू। आशीष का आंसर बताना चाहोगी 29 का? हाँ देख रहे हैं। देख लो, फिर मैं बता देती हूँ, फिर मैं समझा दूँ। ऑप्शन नंबर 2। नहीं, चलो हम बता देते। जैसे पहले एक केस आई थी जिसका नाम केशवानंदा भारती केस को हम लोग हमेशा इसलिए जानते हैं क्योंकि यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया गया था। क्वेश्चन में पहले समझा देती हूँ, पहले बता देती हूँ उसके बाद। भारती ये छूट गया, समझ जाना। भारती केस था 1973 का। इस केस को हम लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि इस केस में ही तुम्हारा इसमें मिनर्वा मिल केस में हुआ था। हाँ सही बोली, अब आंसर सही बोली। केशवानंदा भारती केस में 1973 में तुम्हारा बेसिक स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर तुमसे पूछे कि बेसिक स्ट्रक्चर पे कहाँ पे आया था, तो वो आंसर हो जाएगा तुम्हारा ये केशवानंदा भारती केस। यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। केशवानंदा भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया गया था। एक मिनट, हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक डॉक्ट्रिन जो भी बोलो, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया। बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है एक जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा कि कौन सा केस में बोला गया कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो कॉन्स्टिट्यूशंस का एक इम्पोर्टेंट फीचर्स है, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या आता है? जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। तो मतलब हम जुडिशियल रिव्यू को, जितने भी चीज बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर है उसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती है। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो था वो जुडिशियल रिव्यू जो था वो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर था, ठीक है। तो मिनर्वा मिल केस जो है ये 1990 में आई। पहले डेट याद करो क्योंकि डेट भी इंपॉर्टेंट है। मिनर्वा मिल केस, और ये केस का डेट है 1980। इस केस में बहुत सारा बात हुआ था, ऐसा बात नहीं है। इस केस में दो इंपॉर्टेंट बात हुआ था जो कि हम लोग अभी पढ़ेंगे। एक का नाम है कि इसी केस में बोला गया था कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। या इम्पोर्टेंट फीचर है। जुडिशियल रिव्यू इज ए इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। जुडिशियल रिव्यू इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यहाँ पे एक और बात बोला गया था, दो बात याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादा मैं डीप में नहीं जा रही हूँ, बट ये दो चीज तुमको याद करना है कि इसमें क्या क्या बोला गया था। एक फिर बोला गया था कि बैलेंस बना के रखना है। बैलेंस बना के रखना है फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि ये वाला जो लड़ाई हो रही थी ना, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटी को लेके ही लड़ाई हो रही थी।
फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी के बीच में क्या बना के रखना है, डीपीएसपी, इन दोनों के बीच में आपको बैलेंस बना के रखना। तो दो चीज पढ़े, तीन चीज याद करना है। केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया गया था। बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर ही आता है जुडिशियल रिव्यू। तो ये जुडिशियल रिव्यू को बोला गया था कि ये जुडिशियल रिव्यू जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ये कौन सा केस में बोला गया था, मिनर्वा मिल केस में बोला गया था। मिनर्वा मिल 1980 की केस है। इसमें एक और चीज बोला गया था कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में बैलेंस बना के रखना है। ठीक है, ये तुम लोगों को मैं उस दिन पढ़ाई हूँ। इंडियन पैराडॉक्स किसको बोलते हैं, इंडियन पैराडॉक्स, माइरन मिनर, बोलो आरसी। मैरन मिनर, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो मैं इसको मैरन विनर कर रही हूँ। ठीक है, ये बताओ 31 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन 1। ठीक है, बताओ लक्ष्मी। हाँ दी ऑप्शन 1। ऑप्शन 1, हाँ बिल्कुल। पंचायत का जब तुम्हारा इलेक्शन होता है तो 6 मंथ के लिए, देखो ये यहाँ पे दो क्वेश्चन बन जाएगा तुम्हारा कि क्या बोल रहा है कि डिसोल्यूशन ऑफ द पंचायत, पंचायत डिसोल्यूशन हो जाए या अपने टाइम से ही खत्म हो जाए, जो भी। तो 6 मंथ के बोला टाइम से पहले अगर खत्म हो जाए या डिसोल्यूशन हो जाए पंचायत का, तो उसका कितने पीरियड तक का फिर रहेगा। जैसे हम लोग जब अगर प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे तो प्रेसिडेंट का क्या होता है कि प्रेसिडेंट अगर मान लो कि तुम्हारा 2 ईयर जॉब किया और उसका डेट हो गया या फिर रेजिग्नेशन वगैरह कुछ हो गया, तो फिर से जब प्रेसिडेंट बनता है तो 5 ईयर के लिए बनता है। 2 ईयर कंप्लीट हो गया उसका, लेकिन फिर से बैठेगा तो उसको 5 ईयर कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन पंचायत में ऐसा बात नहीं है। पंचायत में पता है क्या बात है, पंचायत में है तुम्हारा कि अगर कोई पर्सन मान लो कि 2 साल जॉब 2 साल पंचायत में था और पंचायत जो है वो डिसॉल्व हो गई, ठीक है, तो 6 मंथ के अंदर इलेक्शन कराना है। 6 मंथ के अंदर, कितने कितने मंथ, 6 मंथ, 6 मंथ के अंदर इलेक्शन कराना है। अब जो रिमाइनिंग पीरियड रहेगा ना, मान लो 2.5 साल बच गया, तो बस 2.5 साल तक ही वो पंचायत फिर से बनेगा, मतलब रिमाइनिंग पीरियड तक ही बैठेगा वो। यहाँ पे ये बात है। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं अभी तुम लोगों को उस दिन क्लास में कराई हूँ, अपने से पढ़ के समझे तो उसके बाद में बता रही हूँ। अच्छा नहीं नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। नो मनी बिल कैन, हाँ नहीं, अच्छा बनाओ बनाओ, आंसर हो जाएगा, बनाओ आंसर बताओ। ऑप्शन 2। लक्ष्मी बताओ। मैं भी पढ़ाई हाँ नहीं दी हूँ, ऑप्शन 2। लेकिन आंसर हो जाएगा, मैं बता रही हूँ। देखो मैं क्या बोली थी कि अगर जैसे तुम देखोगी, हाँ ऑप्शन 2 बिल्कुल। नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ द विदाउट, जैसे तुम देखोगी कि कोई भी मनी बिल को पहले प्रायर रिकमेंड, मनी बिल का प्रायर रिकमेंडेशन चाहता है प्रेसिडेंट का। पहले प्रेसिडेंट उसको प्रायर प्रायर ये मैं प्रेसिडेंट के पावर में पढ़ाई थी कि मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए सेंटर में। ठीक है, उसी तरह अगर हम स्टेट में देखेंगे तो गवर्नर का प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। रिकमेंडेशन पूछ रहा ना, या देखो विदाउट रिकमेंडेशन नहीं मनी बिल को प्रेजेंट कर सकते असेंबली में। तो स्टेट, अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का बात आएगा तो गवर्नर, और लोकसभा का बात आएगा तो प्रेसिडेंट, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जब ये पूछता है कि मनी बिल है या नहीं मनी बिल है, तो वो किसका आंसर होता है, स्पीकर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस, मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं विदाउट रिकमेंडेशन। किसके रिकमेंडेशन के बिना हम मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं, पहले प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट का चाहिए और यहाँ पे गवर्नर का चाहिए। ठीक है, ये बताओ 5E, 5E में से कौन ऑप्शन नहीं, 4। ऑप्शन 4 नंबर। कितना नंबर है तुम्हारा, 1 मिनट रुको।
नहीं, एथिकल कंसिडरेशन नहीं, ठीक है। इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, एविडेंस, ये मैं 5E पढ़ाई हूँ तो नहीं नहीं सही बोली, सॉरी, एविडेंस होगा, सॉरी, सही बोली, सही बोली, एविडेंस होगा, एविडेंस होगा, क्योंकि ये इफेक्टिवनेस होगा और तुम्हारा एफिशिएंसी होगा और तुम्हारा एथिकल कंसिडरेशन होगा और तुम्हारा ये नहीं होगा, क्या नाम है, क्वेश्चन क्या बोल रहा, विच वन ऑफ द फ्लोइंग, हाँ, क्वेश्चन बोला कि इसमें से कौन सा विच इज नॉट इंक्लूड 5B अप्रोच पॉलिसी एनालिसिस। 5E में पढ़ाई थी ना, सी वाला 5B पॉलिसी एनालिसिस, मुझे याद, हाँ हाँ मैं पढ़ाई, एक बार फिर भी देख लेते हैं आज, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 5, फिर भी मैं पढ़ा देती हूँ आपसे, हो सके फिर पूछ ले, है ना। मुझे थोड़ा सा इसको थिंक करना पड़ेगा। बोल रहा कि 5E, ठीक है, इसको बोलते हैं 5B अप्रोच, अप्रोच टू पॉलिसी एनालिसिस। एक नंबर हो गया तुम्हारा इफेक्टिवनेस, ठीक है, याद करो, एक नंबर हो गया इफेक्टिवनेस, 2 नंबर हो गया तुम्हारे, यहाँ पे लिखते तो ज्यादा अच्छा रहता, एक भी अच्छा नहीं, इसका आएगा तो फिर लिखने में प्रॉब्लम। इफेक्टिवनेस हो गया, दूसरा हो गया एफिशिएंसी, तीन नंबर में हो गया तुम्हारा एथिकल कंसिडरेशन, एथिकल कंसिडरेशन, ठीक है। 4 नंबर में तुम्हारा हो गया इक्विटी, इक्वलिटी नहीं है, इक्विटी है, ठीक है, इक्विटी। और 5 नंबर में है इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, ठीक है। इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, एथिकल कंसिडरेशन, इक्विटी, इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, ठीक है। 34 का आंसर बताओ। इट इज द, कहाँ गया, इट इज द हार्डर टू एंड रन कॉन्स्टिट्यूशन देन फ्रेम वन, इसमें से कौन बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को रन करना बहुत हार्ड है, उसको फ्रेम करने से ज्यादा हार्ड है तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन को चलाना, मैं बता देती हूँ डायरेक्ट, ऑप्शन 4 नहीं, ऑप्शन सी वुडरो विल्सन हो, इन्होंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन को चलाना हार्ड है, ठीक है, इट इज गेटिंग हार्ड टू रन ए कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को रन करना कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने से ज्यादा हार्ड है। ये जो तुम लोग को आएगा, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पता नहीं, ऑप्शन 1 हाँ ये बहुत इजी क्वेश्चन है तो मैं इसको जल्दी से पार कर रही हूँ, एविडेंस डेसिस का आंसर होगा, गैबर डायमंड पढ़ाया हुआ, जल्दी से बता दो। ऑप्शन 2 यही में कंफ्यूज हो जाती तुम लोग।
ऑप्शन ए होगा, क्योंकि नॉन इंस्टीट्यूशनल नहीं होता है, नॉन ऑप्शन नॉन एसोसिएशनल नहीं होता है, ये होता है नॉन एसोसिएशनल जो है ना वो होता है, लेकिन नॉन इंस्टीट्यूशनल नहीं होता। यहाँ पे सारे लोग गड़बड़ा जाते हैं कि नॉन इंस्टीट्यूशनल होगा या नॉन एसोसिएशनल होगा। ठीक है, तो नॉन इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे तुम लोगों को थोड़ा सा भूल जाती है कि इसमें से क्या होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि नहीं, नॉन इंस्टीट्यूशनल नहीं होगा, नॉन इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप नहीं होगा। देखो क्या होता है, ये दोनों ही मतलब थोड़ा सेम है, तो आदमी को थोड़ा सा माइंड में रहता है कि नहीं हो सकता ये होगा, तो माइंड में याद रखना। मैं एक बार दिखा देती हूँ, यहाँ पे क्या ऐसे याद कर। एक नंबर देखो 4 है, इन्होंने 4 के बारे में बोला, इन्होंने बोला है गैबर्ड एल्मर बोलते हैं कि 4 इंटरेस्ट ग्रुप है, 4 इंटरेस्ट ग्रुप इन्होंने बोला। तो एक नंबर जो इंटरेस्ट ग्रुप है ना उनको बोलेंगे इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप। इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप। 2 नंबर को बोलेंगे एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप। और इंसान हमेशा यही हो जाता है कि ए के साथ था या आई के साथ था, नॉन। तुम लोग याद करना ए के साथ नॉन था। ठीक है, बाकी ऐसे कर देंगे इंटरेस्ट ग्रुप। 3 नंबर में तुम्हारा आएगा नॉन एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप। ठीक है, और 4 नंबर में आ जाएगा तुम्हारा एनोमिक ग्रुप, एनोमिक इंटरेस्ट ग्रुप। ठीक है, एनोमिक इंटरेस्ट ग्रुप हो गया ना 4 नंबर। अब कंफ्यूजिंग नहीं होगा। इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप, इंस्टीट्यूशनल के बाद ए है और ए के साथ नॉन लगा हुआ है। ठीक है, ये याद रखना, ए के साथ नॉन लगा हुआ है, तो इसलिए आंसर यहाँ क्या बोला, कौन नहीं है, तो आई के साथ नॉन नहीं लगा, कंफ्यूजिंग हो जाता है, होना भी वाजिब है। तो तुम लोग हमेशा याद रखना ए के साथ नॉन है। ठीक है ना, ए और नॉन है। 37 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करो। बोल रहा है कि इसमें से कौन है जो नीति आयोग के रिपोर्ट को पब्लिश करता है। मैं इसका आंसर बता देती हूँ। ठीक है, ऑप्शन 1। हाँ ऑप्शन 1 सही बोली। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये नीति आयोग की रिपोर्ट को पब्लिश करती है। चलो, ये पढ़ाई थी लक्ष्मी, जल्दी से मुझे बताओ, और आरती तुम भी बताओ। अभी उस दिन क्लास में पूरा इसको एक्सप्लेन की थी। एम्ब्यूसमेंट्स को सबसे ऑप्शन 2 बोलो। अशोक मेहता हाँ, से अशोक कुमार सिंह से। कुमार 1960 में। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करी क्योंकि इससे पहले क्लास में मैं पूरा एक्सप्लेन कर दी हूँ ये वाला। ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट फूड सिक्योरिटी के ऊपर क्या होता है? एक सेकंड। ऑप्शन 1 बोलो लक्ष्मी। बता रही हूँ। ठीक है, बोला ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट फूड सिक्योरिटी के ऊपर क्या होता है। तो चलो पहले हम लोग पढ़ते हैं कि कल के सेंटेंस। वेल्दी कंट्रीज सब्सिडीज एंड ट्रेड बैरियर रैंक difficult for developing countries to take advantage of the potential of globalization for advancing food security। और जो wealthy countries की subsidies trade barrier है वो क्या होता है, डिफिकल्ट हो जाता है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। ये लोग एडवांटेज नहीं ले पा रहे हैं, मतलब ग्लोबलाइजेशन के एडवांस फूड सिक्योरिटी की वजह से। ठीक है, जैसे अब यार मैं बताऊँ,
World Trade Organization do not cover agriculture, so globalization really has no bearing on food security. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एग्रीकल्चर के बारे में बात होती है, कवर किया जाता है। बिल्कुल यही बात को लेके बोला जाता है कि डेवलप और डेवलपिंग कंट्री के बीच में WTO डिस्क्रिमिनेशन करती है, क्योंकि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको सब्सिडीज ज्यादा मिलना चाहिए क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर ज्यादा है और डेवलप कंट्रीज में नहीं है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सब्सिडीज जो होती है ना वो डेवलप कंट्रीज को दे देती है, तो बोला था कि डिस्क्रिमिनेशन कर रहा, कवर करती है तब तो सब्सिडीज दे रही है, तुम्हारा डेवलप कंट्रीज को उठा के दे देती है, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज में एग्रीकल्चर ज्यादा होते हैं, उनको सब्सिडी ज्यादा मिलनी चाहिए, तो बोला नहीं कवर करते, तो ये गलत हो गया। Supermarket are so far only way food and agriculture have experienced globalization. Globalization की वजह का सुपरमार्केट दूर हो गया है, तो ये सब तो बिल्कुल ही गलत है। डेवलपिंग कंट्रीज, अच्छा सुपरमार्केट दूर होगा तो उससे हम लोग क्या ग्लोबलाइजेशन क्या एक्सपीरियंस की वजह कर नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ओनली वे डेवलपिंग कंट्रीज नीड टू क्रिएट पब्लिकली ऑन फूड रिजर्वेशन in order to realization potential benefit. डेवलपिंग कंट्रीज को जरूरत है कि वो क्रिएट करे पब्लिकली ऑनर फूड रिजर्वेशन के लिए और उसको एक रियलाइज पोटेंशियल बेनिफिट बनाए, बिल्कुल नहीं। इंडिया में ऐसा बात उठा था, जैसे तुम देखी होगी जब किसान बिल वाला हुआ था कि रिलायंस जो है वो जितनी भी एग्रीकल्चर वो अपने ले लेगी, अपने खुद का वो ये निकालेगी, मतलब एग्रीकल्चर पे भी अब प्राइवेट का कंट्रोल हो जाएगा, तो ये तो खत्म ही हो गया था। तो बोले ये जरूरी है करना, ये गलत है। जैसे कि एग्रीकल्चर, जैसे कि जब तुम्हारा पंजाब में किसान लोग आंदोलन चल रहा था तो लड़ाई किस बात से, यही ना कि जितना भी एग्रीकल्चर तुम्हारा होगा वो उसको अनिल अंबानी के अंदर मतलब ये चल जाएगा और वो उसको अपने तरीके से फिर दाम वाम बढ़ा के बेचेगा, तो इस वजह से तो बोला कि नीड है, जब जरूरी है करना, क्रिएट करना पब्लिकली ऑनर, मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट को उसको ले लेना होगा अपने अंदर, ये बात बोल रहा है। अब गवर्नमेंट जो भी करे, बिल तो गवर्नमेंट ही लाई थी ना, तो यहाँ पे वही बोला कि डेवलपिंग कंट्रीज को जरूरी है कि वो खुद से पब्लिकली कोई पॉलिसी क्रिएट करे फूड रिजर्वेशन के लिए, जो कि किसान बिल में हुआ था, गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी निकाली थी, खत्म हो गया वो बिल। ऐसा कोई बात जरूरी है ही नहीं है भाई, सिर्फ ये है वेल्दी कंट्री की सब्सिडीज मिल जाता है इनको, सब्सिडीज बिल। WTO में क्या होता है पता है, WTO ग्लोबलाइजेशन का ही एक नतीजा है, मतलब वो एक कंक्लूजन है, ठीक है। तो बोले कि वेल्दी कंट्रीज को सब्सिडीज दे दी जाती, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, बैरियर बन जाता है। एग्रीकल्चर ज्यादा तुम्हारा यहाँ पे होता है डेवलपिंग कंट्रीज में, कंपेरिजन वेल्दी कंट्रीज, मतलब जितनी भी एडवांस कंट्रीज है उनके कंपेरिजन डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा एग्रीकल्चर होते हैं। तो जब सब्सिडीज बांटा जाता है ना तो डेवलपिंग कंट्रीज को सब्सिडीज ज्यादा देना चाहिए, लेकिन WTO क्या करती है, वेल्दी कंट्रीज को देती है, जो कि जिसको जाकर इनके फूड एडवांस होने में इफेक्ट पड़ता है, फूड सिक्योरिटी वगैरह में डेवलपिंग कंट्रीज को। तो ये ऑप्शन ए होगा। 40 का बताओ, गवर्नमेंट 2.0 क्या है? ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 जब तुम लोग इसका आंसर पता, चलो ये वाला भी क्वेश्चन तुम लोगों को पता होगा, 41 वाला उस दिन पढ़ाया हुआ क्वेश्चन सारा। ऑप्शन 3। मैं इसमें 10 नहीं ले रही हूँ, बिल्कुल सही बोली, ऑप्शन 3 ए और सी है ना। फोर्टी टू ऑप्शन 4। अच्छा बोलने दो, आरसी को फिर बता। ऑप्शन 2। नहीं सी होगा, चलो देखते हैं कहाँ पे गलत हुआ तुम मुझसे। आंसर सी है, ठीक है, आंसर सी है तुम्हारा, देखती हूँ कहाँ पे गलत हुआ है। सिटीजनशिप के रिगार्डिंग में क्या सही है, ये बात बोल। एक सिटीजन नॉन बाय द राइट इट अलाउड, एक सिटीजन कब सिटीजन कहलाता है, जब उनको राइट्स दिया जाता है कि वो राइट्स को एक्सरसाइज कर पाए,
ठीक है। एक सिटीजन कब सिटीजन बोलता है, जब कंट्री में राइट मिला था, उस राइट को एक्सरसाइज करे, मतलब यूज कर पाए। जैसे हम लोग इंडिया में, हम लोग सिटीजनशिप है, हम लोग इंडिया के सिटीजन है, तो बहुत सारे राइट्स हम लोग को मिले हुए जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। जैसे हम लोग राइट टू, हम लोग को वोट का हुआ मिला हुआ है, कोई फॉरनर आके वोट नहीं दे सकता, हम लोग देंगे भाई, मिल लो का ये। तो जब हम लोग वोट देने जा रहे हैं तो वो हम लोग का पहचान क्या है कि सिटीजन, इंडियन सिटीजन है। ठीक है। तो बिल्कुल सही। एक पर्सन लिविंग इन द स्टेट टेरिटरी ऑफ सिटीजन ऑफ स्टेट, अगर एक पर्सन इंडिया में रह रहा है, इंडिया के स्टेट में, क्या वो सिटीजन कहलाएगा? बिल्कुल भी नहीं। जो इंडिया में रहेगा तो हम लोग उसको सिटीजन बोलेंगे, गलत बात है। ठीक है। अगर कोई इंडिया में रह रहा है तो थोड़ी हम लोग उसे बोलेंगे कि हाँ ये रहने वाला पर्सन, बहुत सारे लोग आते हैं तो हम उसको थोड़ी बोलेंगे कि इंडियन सिटीजन है, नहीं। ठीक है। चलो उसके बाद और मैं बता रही हूँ। फिर बोला है कि सिटीजनशिप कैन बी ग्रांटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन। मैं तुम लोगों को पढ़ाई थी सिटीजनशिप कितने तरीके से मिलता है। तो एक मतलब हाँ, बिल्कुल नेचुरलाइजेशन से भी मिलता है। ठीक है। अगर तुमको सिटीजनशिप एक्विजिशन करना है तो तुमको बाय बर्थ एक नंबर, ठीक है, बाय डिसेंट, तीन नंबर, बाय रजिस्ट्रेशन, ठीक है, बाय नेचुरलाइजेशन, ठीक है, नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन, ऑफ टेरिटोरी, है ना। ठीक है। ये क्या है भाई? सिटीजनशिप लेने का तरीका है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है। देख लो क्या बोला, सिटीजनशिप आपको मिल सकता है नेचुरलाइजेशन के थ्रू, बिल्कुल। अगर वन ऑफ born in the territory of state, he will be recognized as citizenship। ये जब हम लोग इसमें से पढ़ेंगे तो पता चलेगा, अगर कोई भी एक, जैसे मम्मी या पापा में से कोई इस स्टेट पे पैदा हुआ है और वो दूसरे स्टेट का सिटीजन है तो उसको सिटीजनशिप मिल जाएगा। तो ये भी सही है। चलो मैं बता रही हूँ, जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे सानिया मिर्जा का जो ये ना, एक्चुअल में इसको बाय बर्थ बोलते हैं, ये वाला जो डिफिनेशन है ना, ये बाय बर्थ वाला डिफिनेशन है, ये डी नंबर। अगर तुम लोग बाय बर्थ वाला पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर एक पर्सन इंडिया में पैदा हुआ, ठीक है ना, और उसके दोनों पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट्स इंडियन है, ठीक है, इंडियन है, तो वो क्या करेगा, अगर उसके पेरेंट्स चाहेगा तो उसको मिल जाएगा यहाँ का सिटीजनशिप। जैसे कि सानिया मिर्जा क्या है, सानिया मिर्जा अब तो उसका डिवोर्स हो गया, लेकिन जब डिवोर्स नहीं हुआ था तो उसके हस्बैंड थे पाकिस्तान के और वो थी इंडियन। तो उसको अपने बच्चा को अगर इंडियन सिटीजनशिप दिलाना है तो वो दिला सकती है। ठीक है। तो ये तुम्हारा बाय बर्थ का डिसीज ये वाला है। ठीक है, इसका डिफिनेशन दिया हुआ है, तो ये भी बिल्कुल सही है कि अगर if if one is born in the territory of a state, he will recognize as a citizen। कोई भी एक अगर कोई पैदा हुआ है इंडिया के टेरिटरी में, ठीक है, इस स्टेट में, तो उसको सिटीजनशिप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, मम्मी या पापा में से कोई भी होगा तो। नेशनलाइजेशन के थ्रू अगर आप सिटीजन है तो आप राइट्स, इंडिया के जितने भी राइट्स है उसको एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन कोई रह रहा है, कोई आके रह रहा है, ठीक है, कोई आके रहेगा तो हम उसको सिटीजनशिप नहीं दे सकते हैं, उसके लिए आपको ये सब करना पड़ेगा, कुछ कुछ फॉलो, या डिसेंट तो रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, ये आप 5 प्रोसेस में से कोई एक प्रोसेस फॉलो करेंगे तभी आपको सिटीजनशिप मिलेगा, रहने से नहीं मिलेगा, सिर्फ अब 10 साल रह ले नहीं मिलेगा। ठीक है। तो आंसर हो गया तुम्हारा ACD, बी नहीं होगा। अच्छा 43 का आंसर पढ़ाया हुआ है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का फीचर्स इसमें से कौन कौन सा है?
ऑप्शन 3 कौन बोला? नहीं देख रहे देखो। हड़बड़ा के समझ तो आंसू। सभी होगा। सभी होगा, ठीक है, सभी होगा। लैंसमेंट, रेफरल, इनिशिएटिव, रिकॉल, सारा ही है। अच्छा ये तो बहुत इजी है, जल्दी बता दो। सप्तांग थ्योरी ऑफ द स्टेट, सप्तांग थ्योरी में क्या क्या है, सारा पढ़ाया हुआ। ऑप्शन 4। बोलो लक्ष्मी, पढ़ाया हुआ इंडियन पॉलिटिकल थॉट में। हाँ दी, ऑप्शन 4। ये तो है ही नहीं है, पता नहीं क्या है, तो एबीसी हो गया आंसर, समझाने की मुझे जरूरत ही नहीं। चलो जयप्रकाश नारायण के बारे में इसमें क्या सही क्या गलत बोल रहा देख लो। इनकरेक्ट पूछ रहा, देख लो क्वेश्चन देखो। ऑप्शन 4। तुम्हारा आंसर आ गया, आरसी का आंसर आया तो ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 सही होगा। लक्ष्मी तुम इतना बड़ा गलती कैसे की? सर्वोदया का लीडर मतलब मैं क्या बोली थी, सर्वोदया किसने दिया था? गांधी जी। लेकिन इन्होंने भी दिया था सर्वोदया को थोड़ा एडवांस करके, तो ये तो सही होगा ई। और तुम डी बोली, तो डी तो एक हरगिज नहीं हो, ई सही है, ठीक है। फिर बोले ही बिलीव इन ग्रांटी द फुल इंडिविजुअल सिबिलिटी राइट, वो तो इसीलिए तो बोलते हैं इंदिरा गांधी के अगेंस्ट, इसीलिए जाते हैं कि इंडिविजुअल को फुल राइट्स मिलना चाहिए, सिविल लिबर्टी मिलना चाहिए। विलेज पंचायत के बारे में वो बात करते हैं, तो ए भी सही होगा, बी भी सही होगा। वो बोलते हैं क्या, एक ट्रू नेशनलिज्म, देखो ये नेगेटिव वाले समझो, एक ट्रू नेशनलिज्म तब होगा जब आपका ओल्ड फाउंडेशन बिल्ड हो। ओल्ड फाउंडेशन का जो एक ट्रू नेशनलिज्म डिजायर टू बिल्ड ऑन ओल्ड फाउंडेशन, एक ओल्ड फाउंडेशन बनाने का जो डिजायर है ना, वही ट्रू नेशनलिज्म है। ये तो सुन के ही नेगेटिव लग रहा। व्हाट ही रिगार्डेड स्वराज, स्वराज वाज नॉट ओनली राइट ऑन बर्थ, लोग बोलते स्वराज हम लोगों का बर्थ है ना, अब बोले नहीं बोल रहा, तो हटा दो सी और डी, आंसर सी और डी हो। एरिस्टोटल ने स्लेवरी को जस्टिफाई किया है, कौन कौन सा आंसर सही है? क्या बोल के जस्टिफाई किया, यहाँ पे ये बोल रहा देखो कि उसने जस्टिफाई किया, तो क्या क्या अपना ये दिया है कि हाँ इस वजह से ये सही है। ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 बिल्कुल, मशीन के बारे में तो उसने बोला ही नहीं, तो हटा दो। उसने बोला कि फ्रॉम द आवर ऑफ बर्थ सम मेन आर मार्क्ड आउट ऑफ द सब्जेक्शंस एंड अदर फॉर रूल, बर्थ के कुछ घंटे पहले ही, है ना, जब मेन इंसान पैदा होता है ना, तो उसको एक मार्क दिया जाता है, मार्क्स यानी निशान दिया जाता है इस बात का कि कौन सब्जेक्शन किया जाएगा, किसको सब्जेक्यूट किया जाएगा, मतलब किस पे रूल किया जाएगा और कौन रूल करेगा, इस तरह का मार्क्स दे देता है गॉड। जब ये इंसान पैदा होता है ना, तो पैदा होने से पहले ही कुछ घंटा पहले उस पे एक मार्क कर दिया जाता है, मतलब एक निशान दे दिया जाता है कि ये पर्सन दुनिया में जाएगा तो सब्जेक्यूशन किया जाएगा, मतलब इस पे रूल करेंगे लोग। और कौन पर्सन दुनिया में जाके रूल करेगा, स्लेव और मास्टर्स का डिसीजन पहले ही हो जाता है, ठीक है। That man of capacity for size, self-reliance, and the life of virtue intended by the nature to work with their mind. उसके माइंड और नेचर, उसके वर्च्यू डिसाइड करता है कि वो क्या बनेगा, स्लेव बनेगा क्या, वो दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। जैसे विमेन को इन्होंने बोला कि विमेन जो है उनको, विमेन को भी इन्होंने सिटीजनशिप नहीं माना क्योंकि विमेन दूसरों पे डिपेंड करती है, ठीक है। अच्छा, किसी के अंदर माइंड नहीं है, वर्च्यू नहीं है लाइफ की, कैपेसिटी, इंसान की कैपेसिटी, फोरसाइट का मतलब दूर अंदेश, मतलब पहले ही तुमको चीज पता चल जाना, कोई तुमको हमला कर रहा उसके बारे में पहले ही पता चल जाना। एक
बोला था ना, एक बहुत ही अच्छा दिमाग, अच्छा माइंड, पहले ही माइंड लगा लेना। सिर्फ रिलायंस, लाइफ ऑफ वर्च्यू, ये डिसाइड करती है आपका, ठीक है, कि आप स्लेव है कि नहीं। That they have capacity to discharge intelligently their own duties only. तुम्हारा ड्यूटीज क्या, तुम्हारा इंटेलिजेंट क्या है, कितना माइंड है, वो डिसाइड करती है कि तुम क्या बनोगे। एक पर्सन जिसके अंदर रीजनिंग है, माइंड है, इसको हम ये नहीं बोल सकते हैं क्या नाम है तुम्हारा सिले। इसका डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी यही है कि आप जब जस्टिस बांटे तो आप देखिए कि सोसाइटी में अगर कोई इंटेलिजेंट पर्सन है, किसी को अवार्ड मिला हुआ है ना, किसी को अवार्ड मिला हुआ है, कुछ सोसाइटी के लिए अच्छा किया है, क्योंकि इंटेलिजेंट पर्सन है तो इसको आप ज्यादा पैसा दे, ज्यादा ये दे, क्योंकि इन्होंने सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया है। और जो स्लेब होते हैं वो तो पैदा ही उसलिए हुए हैं क्योंकि उनके अंदर इंटेलिजेंट, रैशनैलिटी, रीजनिंग, ये सब चीज नहीं हुई। दे आर ए मशीन विदाउट हैविंग इन कैबिन, मशीन वगैरह का तो बाद में इन्होंने बात भी नहीं किया, उस टाइम तो मशीन था भी नहीं, तो इतना दूर जाने की जरूरत ही नहीं। कल्चरल रिवोल्यूशन तुम्हारा मौ जेदांग का बारे में बोला गया, ये आंसर बताओ। 47, ऑप्शन 4, 47 का ऑप्शन 4, ऑप्शन 1, हाँ ऑप्शन 1 होगा, डी नहीं होगा तुम्हारा। विमेन आर रिजर्व फॉर होम मेकिंग, विमेन को रिजर्व कर दिया जाता होम मेकिंग के लिए, ये गलत है, ठीक है। चिल्ड्रन आर द मास्टर ऑफ द न्यू सोसाइटी, कल्चर रिवोल्यूशन में मौ जेदांग बोलते हैं चिल्ड्रन जो है ना, एक नया सोसाइटी बनेगा तो उसमें चिल्ड्रन मास्टर्स बन के निकले। ओनली द पुअर पीजन, पीजन के बारे में तो इन्होंने बोला था कि पीजन जो है वही करेंगे, लड़ाई करेंगे। अंडर द फ्यूडल डोमिनेशन मैरिज इज ए बैरियर इन ह्यूमन इंस्टीट्यूशन, ये बोलते हैं कि भाई फ्यूडल, जो फ्यूडल सिस्टम था ना, उसके अंदर मैरिज एक बारबरिक और इन ह्यूमन इंस्टीट्यूट, बारबरिक मतलब क्या, किसी को तो मतलब क्या बोलते, ब्रूटल बिहेव टाइप का, ठीक है, डोमिनेशन इस तरह का। तो बोला बारबरिक, देखो यहाँ पे तो ये वुमेन के सपोर्ट में बोला कि फ्यूडल डोमिनेशन में मैरिज एक बारबरिक है और इन ह्यूमन इंस्टीट्यूट, कि शादी हो जाने के बाद वुमेन के साथ डोमिनेशन, ब्रूटल बिहेव सब किया जाता है, ये फ्यूडल सिस्टम में था। तो वुमेन को रिजर्वेशन होम मेकिंग के लिए किया जाएगा, कल्चर रिवोल्यूशन में पार्टिसिपेट, ये भी तुम्हारा किया हुआ है तो बहुत अच्छे से बता दो इसका आंसर। 48 का, ऑप्शन 3, ठीक है, आरसी का आंसर आया और हाँ दी ऑप्शन 3, बिल्कुल, जस्टिस द फर्स्ट वर्च्यू, उसके बाद तुम्हारा जस्टिस द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ द स्टेट इंस्टीट्यूशन, गलत। इन ए जस्ट सोसाइटी द राइट सिक्योर्ड बाय जस्ट आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ द पॉलिटिकल बार्गेनिंग, और यहाँ क्या बोला, इन जस्ट सोसाइटी राइट सिक्योर्ड बाय द जस्टिस नॉट सब्जेक्ट ऑफ, नहीं ये गलत है ना, पॉलिटिकल बार्गेनिंग, सोशल बार्गेनिंग, सोशल बार्गेनिंग। थियोडोर जे लॉवी में से कौन सा पॉलिटिकल प्रोसेस बोल रहा है कि थियोडोर जे लॉवी ने इंट्रोड्यूस किया है, मैं बता दूं क्या आंसर? ऑप्शन 1, हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव से रिडिस्ट्रीब्यूटिव, रेगुलेटरी से कॉन्स्टिट्यूट, ये सब याद कर लेना, ठीक है। मैक्स वेबर का चलो ये तो पढ़ाया हुआ, सारा ही पढ़ाया हुआ। कौन सा बुक, मैक्स वेबर का बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना। ऑप्शन 2, भूल गया, फिर इसको रिवीजन भी कराई हूँ। इकोनॉमिक एंड सोसाइटी तो बहुत बार, हाँ ए और सी हो, याद करो, नहीं ए, एक मिनट, हाँ ए और सी, बिल्कुल ऑप्शन, हाँ ए और सी याद करो। द थ्योरी ऑफ द सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन याद कराती हूँ हमेशा, ठीक है। और इकोनॉमिक एंड सोसाइटी मैक्स वेबर की बुक है। हंटिंगटन के अकॉर्डिंग में से कौन सा मॉडर्नाइजेशन का फीचर्स नहीं है?
मैं बता दूं क्या इसका आंसर? ऑप्शन 4। नहीं, बी। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, होमोजेनियस प्रोसेस है, रिवोल्यूशनरी प्रोसेस है। बी नहीं है, रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। डेमोक्रेसी के बारे में नहीं बोला, मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस के बारे में। तो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है बोलते हैं, ठीक है। रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म को न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म अप्रोच बोलते हैं कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में। इसका फीचर्स क्या क्या है? न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म का ही पार्ट है रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म। ये मैं पढ़ाई थी ना 3 टैप, उसी टैप में से एक टैप है। हाँ 2 होगा, ठीक है। 2 नंबर। हाँ 2 होगा, देखो बता रही क्या बोल रहा है कि इट एक्सप्लेन इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द मोटिवेशन ऑफ पॉलिटिकल एक्टर्स। ये पॉलिटिकल एक्टर्स की मोटिवेशन के बेस पर एक्सप्लेन किए जाते हैं। इट एक्सप्लेन रेजोल्यूशन ऑफ कलेक्टिव एक्शन डायलेमा। इट एक्सप्लेन कल्चर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरेस्ट। ये इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट के कल्चर कंस्ट्रक्शन के बारे में। ये गलत है। इट इज अ फॉलो डिडक्टिव अप्रोच, ये सही है। ए बी डी हो जाएगा सही। रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म, ठीक है। पढ़ाया हुआ है फॉरेन पॉलिसी में, जल्दी से इसका आंसर बनाओ। ऑप्शन 3। के और कौन बोलना चाहेगा, बोलो। ऑप्शन 2। बिल्कुल 2 सही है, पढ़ाया हुआ है। 2 कलाम भी पढ़ाई हूँ, ठीक है। चलो पहले मैं तुम लोगों को एक चीज पढ़ाती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ। ऑप्शन 2 आरसी के सही था। जीसीसी के बारे में पढ़ते हैं। जीसीसी याद कर लेना, ठीक है। जीसीसी का फुल फॉर्म है गल्फ, मैं पढ़ाई थी ये वाला, गल्फ कॉपरेशन, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, ठीक है। इसके अंदर जो कंट्री आते हैं, एक नंबर देख लो। पहला कंट्री है तुम्हारा, मतलब पहला क्या दूसरा क्या करेंगे, कंट्री का नाम बता रही हूँ कि इसमें सऊदी अरब। सऊदी अरब आ जाएगा। दूसरी का नाम है तुम्हारा बहरीन। कुवैत। हाँ कुवैत, चलो तुम्हारा ही नाम लिख रहे हैं, ठीक। और बताओ। कतर। कतर बिल्कुल। बहरीन। बहरीन बिल्कुल सही। यूएई। यूएई, और बता दो। ओमान। ओमान, हाँ ओमान, ठीक है। तुम लोग देखो क्या क्या लिखा, सऊदी अरब, ठीक है। कतर लिखी है ना, सऊदी अरब है, कुवैत है, बहरीन है, सऊदी अरबिया है, यूएई है, लेकिन कहीं पर भी इराक लिखा हुआ है नहीं, तो गलत हो जाएगा ना। हो गया। और ये आएगा था 1981। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे मैं तुम लोग को इतनी बार पढ़ाई हूँ कि यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई क्यों हुआ, क्योंकि यूक्रेन नाटो का मेंबर बनना चाह रहा था, ठीक है। अभी भी जो यूक्रेन और रशिया के बीच में वार चल रही थी इसीलिए, क्योंकि यूक्रेन नाटो का मेंबर बनना चाह रहा था। अभी तक वो बना नहीं है, तो ये तो गलत हो गया ना। अभी तक बना नहीं है, ठीक है। अभी तक नहीं बना है। अगर बना रहता तब तो होता, लड़ाई ही हो रहा है, तो तुम्हारा कैसे बनेगा बताओ, ठीक है। तो ये बात याद रखना, अभी तक बना नहीं है। तुमको एक चीज और पढ़ाएंगे, दोकलाम में पढ़ाई थी, दोकलाम के बारे में। दोकलाम 2017 में हुआ था, ठीक है। ये दोकलाम है क्या भाई? इसको ट्राइजेक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 3 चीजों पे है ट्राइजेक्शन। दोकलाम का यानी
डोकलाम को ट्रांजेक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये देखो किसके किसके बीच में है, चाइना, भूटान और इंडिया, इनके बीच में हुआ था डोकलाम। ठीक है, इन तीनों के बीच में, तो इस वजह से बोला जाता है इसको ट्रांजेक्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन। तीन है, तीन जंक्शन है, ट्रांजंक्शन। ठीक है, अब नहीं गलत होना चाहिए। लक्ष्मी याद करो, तुम्हारा बहुत एक गलती हो रहा है, तो तुमको बैठ के एकदम याद करना है। ठीक है, रिवीजन करो। चलो ये वाला बताओ। कोई बात नहीं, गलती हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन उस गलती को सुधारा जाता है। जैसे याद नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, याद कर लेंगे जाके। ठीक है, कि नेक्स्ट टाइम से तुमको एग्जाम में तुम कर पाओ। चलो ये करो। ऑप्शन 3। बोलो आरसी। 3। इसमें जब ऑप्शन 3 तुम लोग आंसर बता रही, तो मैं इसमें टाइम नहीं लेती हूँ, है ना। 55। तुमको हमें बहुत अच्छा चीज पढ़ाई, उससे आंसर आराम से बन जाएगा। ऑप्शन 2। ठीक है, और बोलो लक्ष्मी। ऑप्शन 2 बोल रही हो ना, चलो आ जाओ, देखती हूँ ऑप्शन 2 है कि क्या। बिल्कुल, बिम्बिस्टिक में बोल रहा पाकिस्तान है। ठीक है, तो तुम उसको हटा दो ना, उसको हटाओगी, डी हटाओगी तो आंसर बन जाएगा। डी हटाओगी तो आंसर बन जाएगा। अगर तुम लोगों को बिम्बिस्टिक का मेंबर याद है तो आराम से होगा, MBBS, MBBS 3। ठीक है, M से तुम्हारा हो जाएगा म्यांमार, B से हो जाएगा तुम्हारा बांग्लादेश, B से हो जाएगा भूटान, S से हो जाएगा श्रीलंका, T से हो जाएगा थाईलैंड, I से हो जाएगा इंडिया, N से हो जाएगा नेपाल। तो पाकिस्तान यहाँ पे नहीं, P तो है भी नहीं। MBBS पेन वाला में पाकिस्तान में, सार्क वाला में पाकिस्तान है ना, सार्क वाला में पाकिस्तान, इसमें नहीं। तो इस वजह से डी हटाओगे तो तुम्हारा आंसर बन जाएगा। करेक्ट क्या है? ऑप्शन 2। ओके, बोलो लक्ष्मी, ये भी पढ़ाया हुआ है। हाँ दी, ऑप्शन 2। ओके, ऑप्शन 2 यानी A और C बोली ना तुम लोग। चलो इसका बताओ क्या होगा चाइना का। पाकिस्तान, लैंड ऑफ एक्चुअल। एक मिनट, ये पाकिस्तान है, ये चाइना है। तो इंडिया और पाकिस्तान को लेके जो लड़ाई होता है, जिस लैंड को, उसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है ना। इंडिया, एक मिनट, पहले इंडिया लिखेंगे चाइना लिखेंगे। इंडिया और चाइना को लेके जो जिस लैंड को लेकर लड़ाई होता है, उसको बोला जाता है, आरती से ठीक बोली, एक्चुअल, और ये भी पढ़ाई, एक्चुअल कंट्रोल, सॉरी एक्चुअल नहीं हुआ, लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो, लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, इसको लोग बोलते LAC, इसको लोग बोलते LOC। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला, लैंड ऑफ कंट्रोल चाइना के साथ जुड़ा हुआ है, गलत, डी हटा दो भाई। वार एंड टेररिज्म जो है, यूएस ने अनाउंसमेंट किया था 9/11 के होने के बाद। यूएस ने अनाउंसमेंट किया कि अब हम लोग वार एंड टेरर करेंगे। इसके बाद उन्होंने अफगानिस्तान पे हमला भी किया था। तो तुम्हारा ए तो सही है, तुम्हारा ए सही है। तुम लोग आंसर क्या बोली बताओ तो एक बार मुझे।
बी बोली ना, बी सही है, ए और सी आंसर सही है। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो 57 नंबर क्वेश्चन बताओ। सेवन, ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 बोल रही हो ना, करेक्ट पूछ रहा ना, तो देख लो, उसके बाद मैं देखती हूँ। ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 नहीं, आरसी कैसे तुम ऑप्शन 1 बोल रही हो? और लक्ष्मी का भी गलत है। काठमांडू कहाँ पे है तुम्हारा? सार काठमांडू, ठीक है, सही हो गया। एक्ट इस पॉलिसी तुम्हारा तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है ना, पीएम नरेंद्र मोदी। लुक ईस्ट में नरसिम्हा राव है ना, ठीक है, तो बी भी गलत हो गया, तो बी यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, नेवरिंग नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ा हुआ है, ए और सी होगा आंसर। ठीक है, ये मैं पढ़ाई भी हूँ, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। इस बार पढ़ाई हुई कि नहीं, लेकिन मैं अगली बार पढ़ाई थी, इस बार का मुझे पक्का श्योर नहीं याद है, लेकिन मैं इसको गलती हो गया हमसे यहाँ पे। अच्छा कोई बात नहीं है, गलती से इंसान सीखता है, जैसे समझाएंगे नहीं तो फिर तुम लोग नहीं बोलेंगे तो फिर तुम लोगों का माइंड में रहेगा नहीं ना, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है। ठीक है, हम्म, हम्म। तो यही बात मैं बोलना चाह रही हूँ कि जो नेवर फर्स्ट पॉलिसी है ये तुम्हारा नरेंद्र मोदी का, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है ये कुलामलमपुर में है, ये गलत है। इसका हेड क्वार्टर तुम्हारा चाइना बेजिंग में मिलेगा। बीजिंग में, बीजिंग, ठीक है। तो ये नेवर फर्स्ट पॉलिसी नरेंद्र मोदी का, इसमें मैं आर्टिकल भी सोच रही थी लिखेंगे, अभी अभी नहीं, मेरा मतलब किस्सा लगने से पहले मैं सोच रही थी कि लिखेंगे पूरा, पढ़ी उड़ी भी इसके बारे में तुम्हारा, लेकिन उसके बाद मैं इसको छोड़ दी। और ये जो तुम्हारा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना है, और इसको स्टैब्लिश किया गया था तुम्हारा 2015 में, 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था, और 2016 से काम करना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, इंडिया भी इसका फाउंडिंग मेंबर है, इंडिया भी इसका फाउंडिंग मेंबर, याद रखना, इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर। ओके, और बाकी कुछ ऐसा, हाँ, नेवर फर्स्ट पॉलिसी जो है ये नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ है, और ये मैं पढ़ाई थी तो माइंड में थोड़ा रख लेना तुम लोग। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी किससे जुड़ा हुआ है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का मतलब क्या है कि हमको अपने नेबरिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। जैसे नेबरिंग में इंडिया का कौन कौन आ जाएगा? बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, ये हमारी नेबरिंग कंट्री है, तो इनको मैं फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा, और ये तुम्हारा जो था नरेंद्र मोदी का ही है। ठीक है, 58 ये भी पढ़ाएंगे, सिविल लायबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, यूएसए वाला में, अगर याद होगा तो तुम याद हो, इसी में बोली जल्दी। ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 बोली, आरसी का तुम्हारा आंसर क्या है? हाँ, 1। बिल्कुल सही बोल रही हो, चलो आ जाओ। चलो, बी का तो 2020 का है ना, ऑप्शन 1 होगा बिल्कुल। इंडिया यूएस 10 ईयर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट डिफेंस कॉर्पोरेशन 2015 में साइन करती हैं। सिविल लायबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज एक्ट इंडिया ने लाया था 2010 में, कि किसी के साथ भी अगर हम अगर न्यूक्लियर एग्रीमेंट करते हैं तो ये बात कर देंगे कि अगर आपका न्यूक्लियर आपकी कंपनी से, जैसे जो तुम्हारा भोपाल ट्रेजिडी हुआ था उसी के बेस पे बोला गया था कि अगर आपकी कंपनी से कुछ होता है तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह की बात। 58 हो गया, 59। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या है?
मैं बता दूं तुम लोगों को। बताओ। ऑप्शन 1 आधे। हाँ, ऑप्शन 1 तो सही है। चलो अब मैं बताती हूँ। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या है? जैसा भी तुम देखोगी तो नीति आयोग को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला था। क्यों? जब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब है कि जब सेंटर कोई काम करेगी, सेंटर कोई काम करेगी तो वो स्टेट लेजिस्लेटिव के साथ भी कॉपरेशन होके काम करेगी। कॉपरेशन होके काम करना, कोलैबोरेशन करना, ठीक है, बोलेगी कि तुम भी आओ। जैसे नीति आयोग में कोई पॉलिसी बनता है तो वो क्या करती है, स्टेट को भी शामिल करती है, कोलैबोरेशन होकर काम करती है। ठीक है, तो ये सही है। यूनियन स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशन नहीं, यूनियन स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशन का मतलब क्या? यूनियन स्टेट कोलैबोरेशन इकोनॉमिक मैटर्स, कोई पॉलिसी ला रही है, कोई एग्रीमेंट कुछ ला रही है तो स्टेट को भी बोलेगी कि आओ कोलैबोरेट होकर हम लोग काम करेंगे। ठीक है। कंपल्शंस ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंस, हाँ फाइनेंस के बारे में। डायनेमिक ऑफ इलेक्ट्रिक पॉलिटिक्स के बारे में क्यों करेंगे? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का ही डिफिनेशन है कि स्टेट और सेंटर, जैसे स्टेट को सेंटर कोई पॉलिसी बना रही है तो उसमें क्या करेगी, स्टेट को भी पावर देगी कि तुम भी आओ इन्वॉल्व हो जाओ। ठीक है, जैसे कि हम लोग नीति आयोग को पढ़ेंगे तो नीति आयोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि नीति आयोग में बोला गया है कि हम लोग कुछ भी पॉलिसी लाएंगे तो स्टेट को भी शामिल करेंगे उसमें, स्टेट का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा। ठीक है, जबकि तुम अगर देखोगी ये क्या नाम है तुम्हारा, प्लानिंग कमीशन, तो प्लानिंग कमीशन ऐसा नहीं था। प्लानिंग कमीशन सिर्फ सेंट्रलाइज था, वहां पे जो भी डिसीजन ले रहा था तो सेंट्रल ही सिर्फ डिसीजन ले रहा था। ठीक है ना? इसको अगर हम ऐसे भी बोलेंगे तो गलत नहीं होगा कि जब गवर्नमेंट कोई काम करेगी, ठीक है ना, कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई काम करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ काम करेगी, कोई पॉलिसी बना, ठीक है, तो इसमें ये क्या करेगी, सबको शामिल करेगी। स्टेट को भी शामिल कर सकती है, तुम्हारा लोकल गवर्नमेंट को भी शामिल कर सकती है, लोकल वाला गवर्नमेंट को भी शामिल कर सकती है। तो इसका मतलब होता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। मतलब यहाँ पे जो काम होता है ना वो कोऑपरेशन होकर काम होगा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में, या इंटरडिपेंडेंस होके काम करेगा जिसमें सेंट्रल स्टेट दोनों साथ मिलके पावर पावर को शेयर करेंगे, अपना कॉमन इंटरेस्ट को शेयर करेंगे कि हाँ हाँ हम भी जा रहे हैं, तो कोऑपरेशन हो गया। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होगा, यहाँ पे शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, और उसके बाद जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट फाइनेंस के बारे में सोचेंगे तो ये सब होगा। ठीक है ना? जैसे तुम्हारा नीति आयोग क्या है, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। जैसे जीएसटी इंडिया में आया था तो वो तुम्हारा एग्जाम्पल है, जीएसटी, तो ये तुम्हारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जाम। ठीक है, जीएसटी प्राइम मिनिस्टर ने क्रिएट किया था लेकिन सेंट्रल स्टेट ने भी इसको हामी भरी थी। ठीक है, और दोनों का ही उसमें पावर था तो इस वजह से इसका एग्जाम्पल वो हो गया। समझ में आ गया? लास्ट क्वेश्चन करो। ऑप्शन 3। ठीक है, ऑप्शन 3 बोलो अंजलि, ये अंजलि सॉरी, सुषमा बोलो। ऑप्शन 3। इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी के बारे में कौन कौन बोला है? कुछ बोलना चाहोगे तुम लोग इसके बारे में? ऑप्शन 3 बोलो। हाँ, संसद कमेटी जो है वो सीवीसी के लिए आया था। ये तो करप्शन वाली बॉडी है ना, करप्शन वाली बॉडी है तो ये तो होगी नहीं। ठीक है, तो डी को हटा दो तो डी हट गया। तुम लोग बोली आंसर 3 ना, ए बी सी बोली ना, मैं देखती हूँ। हाँ। हाँ सही बोली। एक बार देखते हैं चलो कि इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी जो इलेक्शन के बारे में जाके आके बोले, तो दिनेश गोस्वामी है, इंद्रजीत गुप्ता है, तारकुंडी कमेटी भी है, और भी कुछ कुछ कमेटी है, अगर तुम लोग नाम याद है तो बता दो। याद है तो बताओ, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, याद नहीं आ रहा हमको भी। अच्छा याद नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं बता दूँ। देखती हूँ, दिनेश हो गया 1 नंबर, इंद्रजीत हो गया 2 नंबर, और उसके बाद तुम्हारा ऐसे तो मेन में तो दिया हुआ है, दिनेश, तारकुंडे, एक था और बोरा कमेटी।
बोरा कमेटी को ना कभी कभी इसमें क्वेश्चंस में देता है, कभी कभी नहीं देता है, क्योंकि बोरा कमेटी क्यों आई थी तुम्हारा पोलिटिशियंस और तुम्हारा क्रिमिनल क्रिमिनल और पोलिटिशियन के बीच में क्या लिंक है, इसके लिए स्टडी करें। तो कभी कभी इसमें दे देता है। नेट का 2 क्वेश्चन आया जहां पे बोरा कमेटी को हटा दिया है, ठीक है, कि ये इलेक्टेड रिफॉर्म कमेटी नहीं है, और एक क्वेश्चन में रखा है, ठीक है। और तुम बुक में भी पढ़ोगी तो बोरा कमेटी जो रहता है ना, उसको भी इलेक्टेड रिफॉर्म कमेटी देता है, ठीक है। गोस्वामी लिखा हुआ, गोस्वामी कमेटी भी तुम्हारा गोस्वामी कमेटी जो है, ये भी तुम्हारा इलेक्टेड रिफॉर्म कमेटी है, इलेक्शन के बारे में बात करता है, ठीक है। और ठीक है, इतनी ही रखो। तो आज का क्लास यहीं तक रख रहे। 60 नंबर क्वेश्चन, मतलब 30 क्वेश्चन बचा हुआ है तुम्हारा, 30 क्वेश्चन, जो कि कल कंप्लीट होगा तो तुम्हारा 2022 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।